स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन्स के द्वारा पार्लियामेंट के वहाँ पे मार्च किया गया। उस दौरान में वॉयलेंस का सिचुएशन हुआ और वॉयलेंस की सिचुएशन को आप देखिए कि पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा क्रैक डाउन है वो किया गया है। जब भी प्रोटेस्ट के अंदर में वॉयलेंस होगा, पुलिस अथॉरिटीज़ उसको क्रैक डाउन करेंगी। तो आप देखिए कि प्रोटेस्ट करने वाले कुछ पर्सन हैं वो भी वहाँ पे इंजर्ड होंगे। ऐसा ही सिचुएशन है वो दिल्ली के वहाँ पे भी हुआ है। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोटेस्ट के जो रीजन्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्यों हमारी कंट्री का जो लार्जर नंबर के अंदर में यूथ पॉपुलेशन है उनके द्वारा इस प्रोटेस्ट का पार्ट है वो बना गया है। क्योंकि स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि जो सिस्टमेटिक अकाउंटेबिलिटी है उसको फिक्स किया जाए और जो एग्ज़ाम के पेपर हैं वो लीक हुए हैं उनको यहाँ पे इश्यू है वो बनाया गया है इस प्रोटेस्ट के अंदर में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो अपने पोस्ट से रिजाइन करें और वो अपना अकाउंटेबिलिटी है उसको यहाँ पे शो करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है उसके डिमांड की रिगार्डिंग में ये प्रोटेस्ट है। रिसेंटली जो नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ उसका यहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में इश्यू है। नीट एग्ज़ाम का आप देखिए कि पेपर लीक के अलावा यहाँ पे जो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है, सीबीएसई के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हुआ करते हैं, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसके भी मार्किंग प्रोसेस के अंदर में जो इश्यूज़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी जो लोग हैं वो यहाँ पे डिमांड है वो किए हैं। प्रोटेस्ट में जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचू साहब वो भी इसका पार्ट बने हैं। वो लास्ट 20 प्लस कुछ डेज से आप देखिए कि वो कंटिन्यूस फास्टिंग का सिचुएशन में है। उनको हॉस्पिटल के वहाँ पे भी शिफ्ट किया गया था। उन्होंने कंटिन्यूस अपना जो फास्टिंग है उसको अपने लेटर के अंदर में मेंशन किया है कि वो फास्टिंग सिचुएशन के अंदर ही रहेंगे जब तक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पे रिज़ाइन है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी आप देखिए कि जो जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो डिमांड है उसको लेजिटिमेट है वो बताया है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते हैं लोकसभा के अंदर में उन्होंने इस डिमांड को लेजिटिमेट है वो यहाँ पे मेंशन किया। अब एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो फैक्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इस न्यूज़ से रिलेटेड, स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में मेंशन है। आप देखिए कि जब भी प्रोटेस्ट होता है वो पीसफुल वे के अंदर में ही होना चाहिए जिससे कि वो लार्जर डेज के अंदर में सर्वाइव है वो कर सके। अब लार्जर डेज के अंदर में सर्वाइव करने के रिगार्डिंग में पीसफुल प्रोटेस्ट है वो क्यों यहाँ पे कैरी आउट करता है लार्जर डेज को, क्योंकि स्टूडेंट जब भी वायलेंस अगर होगा वायलेंस होगा तो अथॉरिटीज़ हैं वो उस प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन करेंगे। इसी वजह से आप देखिए कि जब हम हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रीड करते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब आप रीड करोगे पीसफुल प्रोटेस्ट को ही एम के गांधी हैं वो प्रमोट करते हैं। जब वो इंडिया के अंदर में मूवमेंट का पार्ट है वो बनते हैं, जब फर्स्ट टाइम उनके द्वारा एक मास स्केल के ऊपर में जो मूवमेंट चलाया गया था उससे पहले भी वो कुछ मूवमेंट्स में पार्ट बने थे, बट मास स्केल के ऊपर में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उनके द्वारा चलाया जाता है उस दौरान में आप देखिए कि वॉयलेंस नहीं करना है पब्लिक को। कंटिन्यूस उन्होंने यही मैसेज है वो दिया था कि अगर आप वॉयलेंस करोगे तो उस दौरान में पुलिस अथॉरिटीज़ आपको क्रैकडाउन किया जाएगा, आपका जो प्रोटेस्ट है उसको सप्रेस है वो कर दिया जाएगा। और जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक तो आप देखिए कि काफ़ी लंबा भी हो जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और चोरी चोरा के अंदर में जो वायलेंस का सिचुएशन होता है उसके बाद में मूवमेंट का विड्रोवल उनके द्वारा कर लिया जाता है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में भी ये प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग एक बेसिक प्रोसेस है कि पीसफुल प्रोटेस्ट है वो लार्जर समय के लिए सर्वाइव है वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोटेस्ट के ही बारे में मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो आपको एम्पावर करता है कि आप पीसफुल वे में प्रोटेस्ट है वो कर सकते हो। तो आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19, जिसके अंदर में डिफरेंट आपको कुछ राइट्स वो मिले हुए हैं। तो आप देखिए उसी के थ्रू आपको पीसफुल असम्बल का भी जो राइट है वो यहाँ पे ग्रांटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और जब भी किसी पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे भी अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रूप से एग्जिस्ट करता है कि किसी भी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन के अंदर में। इमरजेंसी सिचुएशन में आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो राइट्स हैं वो एनफोर्स हैं वो नहीं होंगे अगर कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है, जो कि हम इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर में जो आर्टिकल 352 है, 356 के अंदर में तो किसी तरीके से एफआर का जो विड्रोवल है, एफआर का नॉन एग्जिस्टेंस है उसके बारे में नहीं मेंशन है।
और आर्टिकल जो 360 है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है, वहाँ पे भी एफआर का जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसके बारे में, नॉन एनफोर्समेंट या नॉन एग्जिस्टेंस उसके बारे में नहीं मेंशन है। ओनली आर्टिकल 352 के थ्रू अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो वहाँ पे ज़रूर कुछ आर्टिकल्स हैं वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स टीयर गैस है उसके बारे में भी मेंशन है कि पुलिस अथॉरिटीज़ ने क्रैकडाउन करने के लिए वॉयलेंस को यूज किया है, फोर्स को यूज किया जाता है। और नेक्स्ट आप देखिए कि टीयर गैस है उसको यहाँ पे यूज है वो किया गया। अब आपको एक यहाँ पे होमवर्क है वो देते हैं। टीयर गैस के अंदर में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनको यूज किया जाता है, जिससे कि आप देखिए कि ये जो कोई भी पर्सन उसके कांटेक्ट के अंदर में आता है उसको एक पेन, जो आईज के अंदर में जो पेन है, पैनिक है, उसको ये क्रिएट करता है। और जो माइंड है उसको आप देखिए किस तरीके से मैसेज यहाँ पे डिलीवर होता है। पर्सन जो है वो एक नॉर्मल स्टेट के अंदर में नहीं रहता है जब ये टीयर गैस के कॉन्टैक्ट के अंदर में आता है। तो इसके अंदर में क्या प्योरली गैस उसके अंदर में हुआ करता है क्या? टीयर गैस का जो बेसिकली जो फायर किया जाता है उसमें कम्प्लीटली गैस होता है, या कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हुआ करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ओडिशा नाम का जो पोर्ट है उसके बारे में है। अब ये ओडिशा पोर्ट कहाँ पे है? ब्लैक सी को अगर आपने कभी रीड किया होगा, आप देखिए कि ये ओडिशा पोर्ट तो जब रसिया और यूक्रेन का जब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उस दौरान में भी न्यूज़ के अंदर में था, क्योंकि यूक्रेन के वहाँ पे जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो लार्जर नंबर में हुआ करता है। कुछ कंट्रीज़ ने आप देखिए कि उनके लिए जो ग्रेन का सप्लाई है वो कंटिन्यूस हो सके, इस वजह से ये ओडिशा पोर्ट है उसके थ्रू यूक्रेन है वो सप्लाई करे उन स्पेशली टर्की के द्वारा उस मूवमेंट को या डिस्कशन को लीड किया गया था कि वहाँ से ग्रेन्स का सप्लाई है उसको इंश्योर है वो किया जाए। अब ब्लैक सी के अंदर में ओडिशा नाम का जो पोर्ट है वो सिचुएटेड है। हमारे यहाँ पे काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में वर्कर्स हुआ करते हैं, जो कि ये शिप का जो सेक्टर है, जो शिप वेसल्स के अंदर में वर्क है वो किया करते हैं। तो आप देखिए कि कुछ जब हमने वेस्ट एशिया के बारे में रीड किया था वहाँ पे भी हमारे 23,000 के आसपास जो सी का जो वेसल्स हैं, शिप वेसल्स हैं, उनके ऊपर में वर्क करने वाले जो पर्सन हैं उनका वहाँ पे भी प्रेजेंस है। यूक्रेन के वहाँ पे भी उनका प्रेजेंस है। तो यहाँ पे रसिया के द्वारा अटैक किया गया है ओडिशा पोर्ट के अंदर में, और उस वेसल के ऊपर में कुछ इंडियन पर्सन है उनका प्रेजेंस था जिनका वहाँ पे डेथ है वो हुआ है। अब इंडियन अथॉरिटीज़ इस अटैक को किस तरीके से देखते हैं वो आप देखिए कि उसको कंडेम किया गया है। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो कि आप देखिए कि हाई सी एरिया के अंदर में हर एक जो शिप वेसल है उसको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसके वायलेशन के रूप से भी इसको कंसिडर किया गया अथॉरिटीज़ के द्वारा। रसिया के द्वारा अभी तक इस कम्प्लीटली जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया गया है। यूक्रेन भी इसको कंडेम किया है कि कंटिन्यूस उनके एरिया के अंदर में इस तरीके से रसिया का अटैक है। तो आपको अब यहाँ पे एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के पर्पज़ से स्टूडेंट्स आपको ब्लैक सी के जो नाइबर कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्री जो अपना एरिया शेयर करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि ब्लैक सी का जो एरिया है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में यूक्रेन नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है, और यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे रसिया है। तो रसिया भी अपना एरिया शेयर करता है, यूक्रेन भी अपना एरिया शेयर करता है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको जॉर्जिया नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि टर्की नाम का जो कंट्री है, जो टर्की है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, यूक्रेन है, रसिया है, जॉर्जिया है, टर्की है। टर्की के अलावा स्टूडेंट दो और आपको कंट्री है यहाँ पे यूक्रेन के ही नाइबर कंट्री हैं। एक तो बुल्गारिया नाम का जो कंट्री है, और रोमानिया नाम का जो नेशन है। रोमानिया तो अपना एरिया भी शेयर किया करता है यूक्रेन के साथ में, क्योंकि आप देखिए कि रोमानिया और यूक्रेन का जो एरिया है उनके बिटवीन में एक लैंडलॉक कंट्री वहाँ पे सिचुएटेड है जिसको कि हम मोल्दोवा के नाम से जानते हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है अभी रिसेंटली रोमानिया, मोल्दोवा और जो नॉर्थ मैकेडोनिया नाम का जो नेशन है उसके विजिट के लिए गए हुए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे बुल्गारिया है और रोमानिया है, ये दो नेशन है वो भी अपना एरिया शेयर करते हैं ब्लैक सी के साथ में। ओडिशा पोर्ट के बारे में हमने देखा, जो कि इसके सदर्न पार्ट में ब्लैक सी के एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूक्रेन का एक एक्सटेंशन एरिया है जो कभी रसिया ने अपने कंट्रोल के अंदर में सेटअप किया था, जो क्रीमियन पेनिनसुला है, जो कि आप देखिए कि एक एक्सटेंशन एरिया है यहाँ पे इसी ब्लैक सी के अंदर में। और यहाँ पे एक स्टेट है जो कि इस राइट साइड के अंदर में जो बेसिकली वाटर बॉडी है जिसको हम बोला करते हैं सी ऑफ अजोव के नाम से।
तो सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला जो वाटर बोर्ड जो वहाँ पे वाटर चैनल है उसको किस नाम से जानते हैं? तो अब देखिए उसको जाना करते हैं कर्च स्ट्रेट के नाम से। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपको ये देते हैं कि आप देखिए कि ओडेसा पोर्ट के बारे में तो हमने देखा, कुछ आप देखिए कि रिवर्स हैं वो भी फ्लो करती हैं यूक्रेन के अंदर में, जो काफ़ी सारे कंट्रीज के थ्रू आया करती हैं। और ये जो ओडेसा का एरिया है, अदर पार्ट का जो एरिया है, वहाँ से ये जो रिवर्स है ब्लैक सी के अंदर में ही ड्रेनेज है वो किया करती हैं। तो किन्हीं भी दो रिवर के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ये आपका होमवर्क है। और एटलास के अंदर में आप देखिए कि कोशिश करना कि उन रिवर्स को आप यहाँ पे देख सको, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी सिटी भी हैं जिनका जो नेमिंग है उन रिवर्स के ऊपर में ही सिचुएटेड है। अभी रिसेंटली इस एरिया के अंदर में रसिया ने अटैक्स किए थे, क्योंकि यूक्रेन ने भी आप देखिए कि रसिया के कुछ जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पे स्पेशली जो ऑयल के जो डिपो हैं, वहाँ पे जो उनका पावर जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनको टारगेट किया गया था यूक्रेन के द्वारा वहाँ पे। यूक्रेन रिसेंटली इस वजह से भी न्यूज़ में था कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको आप देखिए कि रिजाइन है वो करना पड़ा था। तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूस पावर में थे, उससे पहले अलग डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। काफ़ी यंग एज के वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। आई थिंक रसिया के जो यंगेस्ट वो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। और लास्ट 6 मंथ के दौरान में किस तरीके से यूक्रेन ने अपना जो ड्रोन का जो स्ट्रेटजी है उसको यूज किया, रसिया के इंटीरियर पार्ट्स के अंदर में अटैक किए हैं, उससे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे उनके साथ में। जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया उनके पोस्ट से, लोगों ने प्रोटेस्ट वो भी किया था यूक्रेन के वहाँ पे। तो ये यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से हमने देखा। होमवर्क आपको दिया है, कुछ रिवर्स के बारे में आप मेंशन करना जो कि ब्लैक सी, जो लार्जर रिवर हैं, स्मॉलर रिवर्स के बारे में नहीं मेंशन करना है, लार्जर रिवर जो ब्लैक सी में ड्रेनेज करते हैं और यूक्रेन के थ्रू फ्लो है वो किया करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है उन्होंने तो प्रोटेस्ट किया, उसके साथ में जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी एक प्रोटेस्ट है कि जो स्टेटहुड है उसको रीस्टोर है वो किया जाए। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 2019 के समय में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर में लॉज है उनको लेके आए थे, और जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था उसको 2 यूटीज़ के अंदर में कन्वर्ट है वो कर दिया गया था। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो अल्टीमेट पावरफुल है, क्योंकि किसी भी स्टेट का जो टेरिटोरियल सोर्निटी है वो नहीं मिला है। अगर हम बात करें क्या हमारा जो कंट्री है उसको टेरिटोरियल सोर्निटी है, यस स्टूडेंट्स, कंट्री को टेरिटोरियल सोर्निटी है, बट यहाँ पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है उनका कोई टेरिटोरियल सोर्निटी है वो नहीं हुआ करता है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट आपको ये जानकारी होना चाहिए, क्या हमारे कंट्री के अंदर में किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया जा सकता है? यस स्टूडेंट्स, बना दिया जा सकता है। क्या यूटी को स्टेट भी बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 3 है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, उनके द्वारा इस तरीके से डिसीजंस हैं वो लिए जा सकते हैं। और काफ़ी सारी यूटीज़ हैं वो स्टेट बने हैं, जैसे कि गोवा नाम का जो जो अभी स्टेट है वो 1987 में जब स्टेटहुड उसको दिया गया, उससे पहले वो यूटी है वो हुआ करता था। कभी आप देखिए कि जो सिक्किम जो है वो यूटी तो नहीं होता था, वो एसोसिएट स्टेट हुआ करता था हमारी कंट्री का, क्योंकि जब इसको इंक्लूड किया गया था 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से इंक्लूड किया गया था। बाद में वहाँ के लोगों का डिमांड था कि हमें फुल फ्लेज स्टेटहुड चाहिए, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको एज ए फुल फ्लेज स्टेट के रूप से इंक्लूड किया गया, और आर्टिकल 371F के अंदर में उनको कुछ स्पेशल पावर है वो भी दिया गया है कि वहाँ पे जब इलेक्शन होगा तो सिक्किम से रिलेटेड पर्सन है वो ही इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा। अब ये यहाँ पे हमने आर्टिकल 3 के बारे में देखा, पार्लियामेंट का अथॉरिटी के बारे में देखा। जब भी किसी एरिया को स्टेट बनाया जाता है तो प्रेसिडेंट का परमिशन के साथ में ही वो जो लॉ प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आया करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है स्टूडेंट्स हरियाणा के वहाँ पे झज्जर के बारे में। हरियाणा के वहाँ पे झज्जर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आप देखें कि जो कुआं जो हुआ करता है वोयल का एरिया है, उसमें एक जानवर का गिरने की वजह से कुछ लोग गए थे उसको रेस्क्यू करने के लिए। और आप देखिए कि कुछ लोग गए रेस्क्यू करने के लिए, वो वहाँ पे कुछ गैस है उसको इनहेल करते हैं, कोई वहाँ पे आप देखिए कि जो टॉक्सिक गैस है उसका रिलीज हुआ होगा। फिर बाद में कुछ लोग गए, उनका भी वहाँ पे डेथ है वो हुआ है। तो कुछ लोगों का इस तरीके से डेथ हुआ, फिर उनको रेस्क्यू है वो किया गया। स्टूडेंट्स, काफ़ी बार हम हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके बारे में भी इस तरीके का न्यूज़ है वो रीड करते हैं
कि जो सेप्टिक एरियाज हैं, जो हमारे जो नाले हुआ करते हैं किसी भी शहर के अंदर में, वो लोग वहाँ पे सफाई के लिए जाया करते हैं। वैसे तो आप देखिए कि मैनुअल स्क्वेंजिंग है वो कंट्री के अंदर में बैन है, बट फिर भी इस तरीके से जो सेफ्टी गियर्स उनको अवेलेबल नहीं होते हैं, वो इस तरीके से जो जो क्लीनिंग है उसके लिए नालों में जाते हैं, और उस दौरान में कोई गैस का लीकेज होगा, कोई गैस वहाँ से रिलीज होती है, और उस दौरान में उनका भी जो डेथ का न्यूज़ है वो समय समय पे आया करता है। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में हम उसको रिलेट करते हुए रीड करेंगे। इस तरीके से जो सफाई कर्मचारी जो हुआ करते हैं उनके रिगार्डिंग में एक बॉडी होता है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का ये जो बॉडी है, क्या स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से इस्टेब्लिश है, जिसको समय समय पे पार्लियामेंट अप्रूवल देता है इसके एग्जिस्टेंस का, कि इसको कुछ समय का अप्रूवल दे दिया गया कि 3 ईयर तक ये कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में रहेगा। आपको यहाँ पे एक पर्सन का नाम भी पता होना चाहिए जब भी हम सफाई कर्मचारीज के बारे में रीड करते हैं। बेंजवाड़ा विल्सन। बेंजवाड़ा विल्सन वो पर्सन है जिनको रमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला हुआ है। और आप देखिए कि सफाई कर्मचारीज का जो वेलफेयर है, उनका जो जो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, उनमें कंटिन्यूस गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेशन में रही, उनको सपोर्ट है वो मिलता रहे। तो बेंजवाड़ा विल्सन का नाम है वो आप अपने आंसर के अंदर में यूज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडियन जो शिप्स हैं उनके ऊपर में जो पायरेसी का जो अटेम्प्ट किया गया था, वो सोमालियन पायरेट्स हैं, उनको यहाँ पे बॉम्बे के जो मुंबई का जो कोर्ट है उनके द्वारा आप देखिए कि लाइफ टाइम का जो जेल है वो दिया गया है। बेसिकली इंडियन नेवी के जो एफर्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रेज किया गया। 2019 के समय में हमारा जो इंडियन नेवी है उन्होंने पायरेसी के ये जो इंसिडेंट्स हैं, जो पायरेट्स जो हुआ करते हैं, इसके जो इंसिडेंट्स हैं, स्पेशली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है वहाँ पे रोकने के लिए ऑपरेशन संकल्प उसको लॉन्च किया था। कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया था स्टूडेंट्स? ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प के थ्रू हमने आप देखिए कि जो गल्फ ऑफ आदेन का एरिया है, रेड सी का एरिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो कंट्रीज हैं, उस एरिया के अंदर में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जिनको कि यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया गया है। काफ़ी बार आप देखिए कि हमारे जो पर्सन हैं उनको रेस्क्यू भी किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। और जब से आप देखिए कि रेड सी के एरिया के अंदर में जो होती रेबल ग्रुप हैं उन्होंने अपने डोमिनेंस को इंक्रीज किया था 2023 में, जब हमास और इजराइल का जब कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो उसके बाद में आप देखिए कि रेड सी के एरिया में जब होती रेबल्स ने अपना इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया, तो ऑपरेशन संकल्प के थ्रू हमारी नेवल फोर्स ने हमारे जो शिप वेसल्स हैं उनको भी सेफली वे के अंदर में उस एरिया से लेके आए थे कि उनके ऊपर में कोई अटैक है वो ना हो। अभी सोमालिया के बारे में है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में सिचुएटेड है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पायरेट्स हैं वो हुआ करते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, और इस तरीके से वो आप देखिए कि किसी भी शिप है उसको टारगेट है वो किया करते हैं। तो ये पायरेट्स के बारे में है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी बेसिक है उसको हमने यहाँ पे देखा। और आप देखिए कि आज के न्यूज़पेपर में जो रेड सी का एरिया है, जो होती रेबल ग्रुप हैं वो भी न्यूज़ में है। उन्होंने आप देखिए कि बेबल मंदाब नाम का जो स्ट्रेट है उसको क्लोज करने का कोशिश किया है, जिससे कि सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड जो उसके वेस्टर्न पार्ट से जो पास होता है उसको रोका जा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स अल्टीमेट ईरान का कोशिश ये है कि वेस्ट एशियन मैक्सिमम जो कंट्री जो इंगेज करते हैं यूएस के साथ में, उनका जो ट्रेड है उसको रोक दिया जाए, जिससे कि ये कंट्रीज़ भी यहाँ पे यूएस के ऊपर में कुछ जो प्रेशराइज है वो क्रिएट करे, और जो ईरान है वो इस वॉर सिचुएशन में डोमिनेट कर सके या अपना जो परसेप्शन है उसको एग्जिस्टेंस में ला सके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एनएचआरसी के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने आप देखिए कि एक मीडिया रिपोर्ट है उसका श्यूमोटो कोग्निजेंस लिया है, कि उसको कंसीडर किया है। गर्ल चाइल्ड के असोल्ट के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ था, राजस्थान से रिलेटेड। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये पता होना चाहिए क्या एनएचआरसी के पास में इस तरीके का पावर है क्या कि कोई भी मीडिया रिपोर्ट है उसको ये कंसीडर कर सकें, उसके रिगार्डिंग में ऑर्डर्स इश्यू कर सकें कि आप इसको एग्जामिन कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए इस इश्यू को। तो यस स्टूडेंट्स, इनके पास में पावर है कि मीडिया रिपोर्ट को ये कंसीडर है वो कर सकते हैं। कब तक कंसीडर कर सकते हैं? क्या कोई लास्ट 5 ईयर का कोई मीडिया रिपोर्ट को ये कंसीडर करेंगे? नहीं स्टूडेंट, 5 ईयर का नहीं, 1 ईयर का इनके पास में एक लिमिटेशन है वो हुआ करता है। 1 ईयर का इनके पास में लिमिटेशन होता है।
पहले आप देखिए कि एनएचआरसी के जो चेयरमैन हैं, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो अपॉइंट हुआ करते थे, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब एनएचआरसी के रूल्स के अंदर में चेंज हुआ था 2019 के समय में, कि यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज हैं जो रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको भी अपॉइंट है वो किया जा सकता है इसके चेयरमैन के रिगार्डिंग में। और कंसिडर करने का जो लिमिटेशन हमने देखा कि 1 ईयर तक का जो न्यूज़ है उसको ये कंसिडर कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है यहाँ पे डबल मर्डर केस था केरल का, जिसके अंदर में वहाँ के कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस वो दिया गया है कि जो पर्सन है वो सोसाइटी के लिए वन काइंड ऑफ थ्रेट है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर में इसको यूज करते हुए कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट डिलीवर किया गया कि कैपिटल पनिशमेंट है वो यहाँ पे दिया जाए। अब क्या हमारी कंट्री के अंदर में कैपिटल पनिशमेंट देना अलाउ नहीं है? क्या अलाउ है स्टूडेंट्स, दिया जा सकता है। बट बच्चन सिंह केस है, पंजाब का एक केस है, क्या नाम है, बच्चन सिंह केस, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का ये जो केस है, इसके अंदर में आप देखिए कि कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो डॉक्ट्राइन है उसको यहाँ पे इवोल्व किया था, उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था कि कोई पर्सन है जो सोसाइटी के लिए थ्रेट है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है कि पर्सन को यहाँ पे इस तरीके से कमिट जो यहाँ पे पनिश करना है वो ज़रूरी है, तो उसी सिचुएशन में ये बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया जाए। वैसे आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो डिमांड करते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट है उसको बैन करने का सिचुएशन है, बट हमारी कंट्री के अंदर में कैपिटल पनिशमेंट बैन है वो नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन का जो फ्रेमवर्क है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो कोर सेक्टर का जो इंडस्ट्री है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए कि कल या परसों का जो न्यूज़ था उसमें हमने रीड किया था कि कोर सेक्टर के अंदर में हमारा इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिशमेंट में लाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री जिसको आप ICI के नाम से रीड कर, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। अब ये जो ICI है वो कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो इसको रिलीज करता है। रिलीज किस बेसिस पे किया जाता है? इसका जो बेस ईयर है, पहले 2011-12 होता था, अब जो बेस ईयर है वो 2022 एंड 23 है। बेस ईयर आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर में बेस ईयर ही पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट समय में इसका बेस ईयर है वो क्या है। तो बेस ईयर है 22-23। अब यहाँ पे रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया का जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री है उसमें इंक्रीज हुआ है, 5% का इंक्रीज है। और जब से लास्ट 5 मंथ के अंदर में वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, 5 मंथ के अंदर में फर्स्ट टाइम एक जो हाइक है, जो इंक्रीज है, उसको यहाँ पे बताया गया। अब ये तो इंक्रीज के बारे में हुआ। अब आप देखिए कि क्या यहाँ पे चेंज हुए हैं। जो प्रोसेस था जो कोर सेक्टर का जो कैलकुलेशन का, उसमें लिटिल बिट चेंज हुआ है। उसमें चेंज के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे एक नया इंडस्ट्री और इंक्लूड किया गया। अभी तक आप क्या रीड करते हो कि हमारी कंट्री में 8 कोर इंडस्ट्री हैं, अब यहाँ पे एक और इंडस्ट्री को इंक्लूड कर दिया गया है, वो है आयरन का। आयरन का जो इंडस्ट्री है, जो इसका पार्ट नहीं था, उसका यहाँ पे इंक्लूजन हुआ है। सेकंड, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आप देखिए कि वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, तो फ्यूल सेक्टर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल का हो, चाहे वो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आप देखिए कि क्रूड ऑयल के ऊपर में डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देखिए कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का हो, सभी में जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि कोल सेक्टर का एक इंडस्ट्री है एनर्जी सेक्टर के अंदर में, जिसमें जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। कोल सेक्टर के अंदर में रिजल्ट है वो पॉजिटिव में है, इंक्रीजिंग वे के अंदर में है। और मैक्सिमम जगह यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट को बताया गया है। इंक्रीज यहाँ पे 5 मंथ के दौरान में हुआ। नया इंडस्ट्री जो इंक्लूड हुआ है वो आयरन है, पहले 8 इंडस्ट्री होते थे, अब 9 है। और रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है फुटपाथ के बारे में, कि अभी रिसेंटली जब भी आप देखिए कि हमारे कंट्री में आप फुटपाथ को ऑब्जर्व करते हो, तो फुटपाथ आप देखिए कि इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अर्बन एरिया के अंदर में तो इनका लार्जर वे के अंदर में इम्पोर्टेंस है। इसके जो सीन्स हैं वो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो चिल्ड्रंस हैं वो वहाँ से पास करते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं वो वहाँ से मूव करते हैं, जो वर्किंग पर्सन है वो भी वहाँ से अपने ऑफिस वर्क के लिए जाया करते हैं। इस तरीके से आप फुटपाथ को बेसिकली इमेजिन है वो करते हो किसी भी तरीके से एक वीडियो में। अब आप देखिए कि फुटपाथ के रिगार्डिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसको एक केस के अंदर में रिकॉग्नाइज किया कि फुटपाथ का इम्पोर्टेंस है हमारे अर्बन एरियाज के अंदर में। तो पहले हम केस के बारे में देखेंगे। केस का नाम है स्टूडेंट्स मनियार इलियाज एंड शेख रियाज, मनियार इलियाज एंड शेख रियाज वर्सेज आर अयप्पन नाम से ये केस है, वर्सेज आर अयप्पन। अब आप इसको एग्जाम में इतना बड़ा ना लिख सको तो आप इसको लिख सकते हो मनियार इलियाज केस या मनियार इलियाज एंड शेख रियाज केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फुटपाथ हैं वो यहाँ पे आर्टिकल 19 का पार्ट है। आर्टिकल 19 जो कि मूवमेंट के रिगार्डिंग में भी है, आर्टिकल 19 क्लोज डी का पार्ट यहाँ पे इनको बताया गया, और आर्टिकल 21 का पार्ट भी बताया गया कि जो राइट टू लाइफ है उसके अंडर में भी आप इसको कवर हैं वो करोगे। अब जो जो फुटपाथ हैं वो बेसिकली सेफ होने चाहिए, उनके ऊपर में जो पर्सन है वो बेसिकली चल सके अच्छे से, उनका यूटिलाइजेशन कर सके, उसमें किसी तरीके से एनक्रोचमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन दिया गया कि आपको पॉलिसी का फ्रेमिंग करना है और जो अच्छे से जो फुटपाथ हैं उनको एग्जिस्टेंस में आप लेके आइए। अब आप देखिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है म्युनिसिपल जो लोकल बॉडीज़ को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक पब्लिक हेल्थ के अंदर में भी इंटरवेंशन है। पब्लिक हेल्थ के अंदर में किस तरीके से इंटरवेंशन है स्टूडेंट्स? पब्लिक हेल्थ में इस तरीके से इंटरवेंशन है कि हमारे कंट्री में प्रेजेंट समय में जो अर्बन एरिया का आप देखिए कि एक्सपेंड हुआ है, अर्बन एरिया के अंदर में लोगों का माइग्रेशन, क्योंकि सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी, और पर्सन बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट करता है। जो लास्ट सेंसस के अंदर में 31 पॉइंट कुछ परसेंटेज का ये नंबर था। अब आप देखिए कि अराउंड कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स हैं वो बताते हैं कि अराउंड 35 के आसपास लोग हैं जो अर्बन एरिया में रहा करते हैं। और अर्बन एरिया में ये बेसिक फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करनी है, क्यों ये हेल्थ का यहाँ पे एक जो इंस्ट्रूमेंट है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि अभी हमारा जो पब्लिक है वो लेस एक्टिव मूवमेंट में होती है, क्योंकि अर्बन एरिया इस तरीके से जो स्ट्रेच एरिया है वो इस तरीके से नहीं है कि लोग वहाँ पे चल सकें। WHO भी अपना रिपोर्ट के अंदर में बताता है, WHO अपना रिपोर्ट में बताता है कि 49 पॉइंट कुछ परसेंटेज के जो इंडियन एडल्ट हैं, जिस तरीके से उनका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया जाता है। अभी नहीं किया जाएगा फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग नहीं किया जाएगा तो हेल्थ रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ये इंक्रीज करेगा। डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, और भी काफ़ी सारे इश्यू हैं। आप देखिए कि जब भी आप मूवमेंट करते हो, जब आप फ्री रहो, डिजिटल थिंग्स को यूज ना करते हुए अगर आप फ्रीली आप देखिए कि 15 मिनट 20 मिनट्स आप मूव करते हो तो आपका मूड, जो फिजिकल एक्टिविटी है, माइंड है, उन सभी को वो इम्प्रूव करने का कोशिश वो करता है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे फुटपाथ एग्जिस्टेंस में आने चाहिए। अब आने चाहिए तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जो एनक्रोचमेंट है और एंटी एनक्रोचमेंट का जो ड्राइव है वो समय समय पे चलाया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो एरिया है उसको सेफ वे में एग्जिस्टेंस में रखा जा सके। लोकल बॉडीज यहाँ पे इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के थ्रू ये इंश्योर करें, क्योंकि काफ़ी बार आप देखिए कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पे कार पार्किंग करेगा, कहीं पे आप देखिएगा एनक्रोच कर लिया जाएगा उस जो फुटपाथ का एरिया है उसके ऊपर में, तो ये भी कुछ इश्यूज आपको मिलेंगे। बट स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में आप देखिए कि फुटपाथ इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी हम एक्सीडेंट्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि वॉकिंग स्पेस है वो प्रॉपर नहीं है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए फुटपाथ है वो नहीं है, तो काफ़ी बार जब आप रोड एक्सीडेंट्स को जब आप देखोगे तो 67% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो आप देखिए कि पेडिस्टेरियन, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो उसके शिकार बनते हैं। पेडिस्टेरियंस प्लस में आप यहाँ पे 2 व्हीलर के जो लोग हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो पेडिस्टेरियंस हैं वो 67% रोड एक्सीडेंट्स के पार्ट हैं, तो इनको रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इनको रिड्यूस करने के अलावा एंटी एनक्रोचमेंट की ड्राइव का ज़रूरत है, और नेशनल एक्टिव मोबिलिटी मूवमेंट है उसको भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया जाए पॉलिसी इंटरवेंशन के थ्रू। तो ये यहाँ पे फुटपाथ एंड वॉकिंग इसके स्पेस के बारे में था, अर्बन एरियाज़ के लिए क्यों ज़रूरी है उसको यहाँ पे बताया गया।
इंडिया और कनाडा का जो डिफेंस कोलैबोरेशन है उसके बारे में, एक सिक्योर फ्यूचर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्यों इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दिखता है कनाडा के साथ में डिफेंस सेक्टर के अंदर में? क्योंकि स्टूडेंट रिसेंटली कनाडा का जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने आप देखिए कि कुछ डिसीजंस लिए हैं। डिसीजंस ये लिए हैं कि जो नया अपॉर्चुनिटी है उसको क्रिएट करते हैं। एक तो उनका डिसीजन ये है कि 5% ऑफ जीडीपी, उनका जो 5% ऑफ जीडीपी है वो कंट्रीब्यूशन वो डिफेंस के अंदर में करेंगे 2035 तक। क्योंकि आप देखिए कि जब नाटो को आप रीड करते हो, नाटो के अंदर में भी आप देखिए कि एक 5% ऑफ जीडीपी है जिसको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया जाए, एक वहाँ पे भी एक मैंडेट है। नेक्स्ट आप देखिए कि 5% का जो यहाँ पे कोई भी कंट्री इस तरीके से लार्जर जीडीपी का कंट्रीब्यूट करेगा उस सेक्टर के अंदर में, तो नया अपॉर्चुनिटी ऑफ कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। और नया जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर में भी इसका ज़रूरत है। न्यू ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में भी ज़रूरत है कि हमारा कंट्री अपने जो इंगेजमेंट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करे न्यू ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अभी हमारा इंगेजमेंट किस तरीके से है, तो बाइलेटरल एक्सरसाइज आप देखिए कि एग्जिस्ट करते हैं। रिसेंटली जो रिंग ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज था नेवल फोर्सेज का, रिंग ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज है नेवल फोर्सेज का, उसमें हमारी नेवल फोर्स ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट एजेंसी है उसके भी बारे में है मेंशन, उसके थ्रू भी हमारा इंगेजमेंट मिलता है। डिफेंस कॉलेज का जो टीम है वो भी कनाडा के वहाँ पे विजिट किया था, हमारा जो डिफेंस कॉलेज है उसका। तो इस तरीके से डिफेंस का जो कोलैबोरेशन है वो एग्जिस्टेंस में है, बट उसको कैसे हम इंश्योर कर सकें, कैसे उसको इंक्रीज करें जिससे कि हम फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके, तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम में ओनली डिफेंस के रिगार्डिंग में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप जब इंडिया और कनाडा के बारे में कोई क्वेश्चन आए, या हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आए कि हमारी कंट्री ने अपने डिफेंस इंगेजमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव किया है, हमारे जो ट्रेडिशनल इंगेजमेंट्स हैं उनसे हमने हमारे जो कोलैबोरेशंस हैं उनको डाइवर्सिफाई किया है, तो इसको क्रिटिकल वे में एग्जामिन कीजिए। तो उसमें आप इंडिया और कनाडा है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लिख सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि इन्फ्लेशन के बारे में मेंशन किया गया। इन्फ्लेशन के बारे में ये मेंशन है कि कोविड लास्ट 1 डिकेड के अंदर में कोविड-19 का वो सिचुएशन है जब इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ था, क्योंकि आप देखिए उस समय मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा इंडस्ट्रियल वर्क है वो कम्प्लीटली शटडाउन सिचुएशन में आया था, और उस समय लोगों का डिमांड इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड है आप देखिए कि उसमें मिसमैच है वो हुआ था। तो कोविड-19 का वो समय है लास्ट 10 ईयर्स के दौरान में जब आपको इन्फ्लेशन रेट है उसमें इंक्रीज मिलेगा, बट पिछले कुछ मंथ से भी यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है उसमें इंक्रीजिंग सिचुएशन को ये शो करता है। तो क्या रीजन्स हैं यहाँ पे? एक रीजन जो बताया गया है वो बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग को, कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे एक रीजन है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आप देखिए कि बेसिकली जो कॉस्ट हुआ करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके ऊपर में ये डिपेंड करता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि सप्लाई के ऊपर में डिपेंड करता है, लेबर वर्क के ऊपर में डिपेंड, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिस पे वो काम करता है, तो उनमें इम्पैक्ट होने की वजह से प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज यहाँ पे होना। नेक्स्ट आप देखिए कि जो ग्लोबल जो सिचुएशन है स्पेशली क्रूड प्राइस के रिगार्डिंग में, वो भी यहाँ पे एक इश्यू है। फूड सेक्टर का भी एक इश्यू है, मानसून के दौरान में जो मानसून का वीकनिंग सिचुएशन में होना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में है, बट इसको डील करना है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमेटी जो आरबीआई का है, वो अलग अलग इंटरवेंशन को यूज करते हुए इसको कंट्रोल करने का कोशिश है वो करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमेटी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कोशिश करते हैं कि इसको कंट्रोल में रखा जा सके, 4+-2 का जो रेंज है उसी के अंदर में एग्जिस्टेंस में रहे। बट प्रेजेंट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो सिचुएशंस हैं वो इसको इंक्रीज हैं वो कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि मानसून का जो सेशन है वो एग्जिस्टेंस में आया है, पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है। तो पार्लियामेंट के सेशन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मानसून सेशन, विंटर सेशन या बजट सेशन उसके बारे में नहीं मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 85 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 85 है वो मेंशन ये करता है कि किसी भी 2 पार्लियामेंट के सेशंस के बिटवीन में 6 मंथ का ज़्यादा का गैप है वो नहीं होना चाहिए। अब
गवर्नमेंट चाहे तो आप देखिए कि विद इन 1 मंथ के अंदर में फिर से सेशन को ऑर्गेनाइज करे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कि वो असम्बल करते हुए जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हुए पार्लियामेंट को एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर हुआ करता है वो इसमें हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं, जो कि यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करते हैं और उसी के बाद में पार्लियामेंट असम्बल है वो हुआ करता है। तो ये तो असम्बल के बारे में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग सेशन को, वो सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है कि मोर देन 6 मंथ का गैप है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है गवर्नमेंट के जो बिल यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं उनके बारे में। आप देखिए कि जब पार्लियामेंट सेशन है वो एग्जिस्टेंस में नहीं था तो ऑर्डिनेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो संख्या है उसको इंक्रीज किया गया था, नए जज को अपॉइंट भी कर दिया गया था, क्योंकि ऑर्डिनेंस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है। ऑर्डिनेंस के बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 123 है वो ऑर्डिनेंस के बारे में मेंशन करता है। ऑर्डिनेंस आप देखिए कि हमारी कंट्री में कॉलोनियल एरा के समय से एग्जिस्ट करता है। 1861 का जब एक्ट को आप रीड करोगे तो 1861 का जो एक्ट है वो ऑर्डिनेंस के बारे में बताता है। 61 का एक्ट बताता है या 1858 का एक्ट बताता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। अभी ये आपको होमवर्क दे दिया है, नहीं पता है तो पॉलिटी का लक्ष्मीकांत बुक को ओपन करना। 1858 फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में कि गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय जो होते थे वो ऑर्डिनेंस को बना सकते थे जब वहाँ पे जो सेशन नहीं होता था, और वैसा ही पावर अब प्रेसिडेंट को मिला हुआ है प्रेजेंट समय में। अब आप देखिए कि यहाँ पे जजेस का स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया गया है, जो समय समय पे इंक्रीज होता है, और ये काफ़ी जो मेजोरिटी है इसमें जो इसको पास करवाने के लिए काफ़ी हार्डर मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये सिंपल वे के अंदर में ये इंक्रीज है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए जब इनिशियली जज जो हमारा इनिशियली कोर्ट जब एग्जिस्टेंस में आया था 7 जज हुआ करते थे। अब जजेस का संख्या इंक्रीज हुआ है, क्यों इंक्रीज किया गया है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उसको रिजोल्व किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट कोई स्पेसिफिक मैटर हैं जो यहाँ पे उन मैटर्स में आप देखिए कि लार्जर बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सके, क्योंकि काफ़ी बार आप देखिए कि कुछ सीरियस मैटर्स हैं 2 जजेज बेंच के द्वारा ही उसको डिसाइड है वो कर दिया जाता है, तो उन सब को भी देखने के लिए यहाँ पे बेंच है वो एक्सपेंड है वो हो सकेगा। स्टूडेंट्स हमारे कंट्री का जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रहा है इंडिपेंडेंस के बाद में, आप देखिए कि किस केस के अंदर में सबसे लार्जेस्ट बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। क्या आप देखिए कि केशवानंद भारती केस में सबसे लार्जेस्ट बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये आपके लिए फिर से होमवर्क है। होमवर्क इस वजह से आपको देते हैं कि आप रिवाइज कर सको, क्योंकि आप देखिए कि आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा तो आपको लंबे समय तक याद है वो नहीं रहेगा। आप में से जो भी 1-2 स्टूडेंट है वो यहाँ पे अगर होमवर्क को जाके अपना बुक को ओपन करेगा, उससे अगर देखेगा तो हो सकता है कि उसको यहाँ पे कुछ लंबे समय तक याद है वो रह सके। फिर आप देखिए कि मानसून सेशन जब भी होता है, जब भी कोई भी सेशन होता है, हमारे पार्लियामेंट का जो क्वालिटी वर्क है वो सबसे बड़ा इश्यू हुआ करता है। बार बार हाउस का यहाँ पे एडजर्न होना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर में एक जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट ना होना, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो शो करता है कि हाउस का जो फंक्शनिंग होना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट के अंदर में। बट उसी को ही आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट बिल हैं 2 मिनट 3 मिनट के डिस्कशन में पास होते हैं, और जब डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, तो ये जो हाउस एज का जो इम्पोर्टेंस है वो भी आप देखिए कि समय के साथ में डिक्लाइन होता है। काफ़ी बार जो बिल्स हैं उनको आप देखिए कि कमेटी स्टेज के लिए जो भेजा जाता था उसमें भी रिडक्शन बताते हैं कि समय के साथ में उसमें रिडक्शन हुआ है। जो कमेटी उसको क्लोज बाय क्लोज के बेसिस पे बिल को एग्जामिन करती है उसमें भी यहाँ पे डिक्लाइन है वो हुआ है। तो ये हाउस का जो एडजर्नमेंट एंड आप देखिए उसके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशरी के अगेंस्ट में बेसलेस जो क्लेम्स हैं वो ना किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी का जो सेंक्टिटी है उसको ये इम्पैक्ट वो करता है। जम्मू एंड कश्मीर के लैंडस्लाइड के बारे में है, पीर पंजाल वैली का जो एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड का इशू हुआ है, जो हम कल भी देखे थे कि हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं
ओवरऑल कंट्री का 13.47 कुछ परसेंटेज एरिया है जो कि लैंडस्लाइड प्रोन है बेसिकली, जिसमें हिमालयन स्टेट्स भी हैं और वेस्टर्न घाट के भी एरिया हैं और कुछ अदर एरियाज भी हैं। ईस्टर्न घाट के अंदर भी कुछ लिमिटेड एरिया हैं, पर ज़्यादा जो एरिया है वो हिमालयन स्टेट्स एंड वेस्टर्न घाट के एरिया हैं। फेक OMR के बारे में आप देखिए कि NTA नाम का जो एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो OMR सीट का जो फेक यहाँ पे जो सीट है उसको बेसिकली नहीं मेंशन करते हुए कोई भी बेसलेस क्लेम है वो ना किया जाए, लीगल एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स, डेंगू का जो यहाँ पे डिजीज़ जो हुआ करता है उसके बारे में मेंशन ये है कि एक हमारा जो डायरेक्टर जनरल जो तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने आप देखिए कि डेंगू का जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल यहाँ पे किया है। वैक्सीन का नाम क्या है? TAK-003 इस वैक्सीन का नाम है वो रखा गया है। अब डेंगू का वैक्सीन है, डेंगू का जो इम्पैक्ट है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प है वो करेगा। जो 4 ईयर का एज से लेकर 60 ईयर का जो एज है उसके लिए इस वैक्सीन को जो यूज है वो किया जाएगा। डेंगू के केसेज आया करते हैं, आप देखिए कि श्रीलंका के वहाँ पे मलेरिया फ्री उन्होंने डिक्लेयर किया था, बट लास्ट 1-2 ईयर से वहाँ पे भी जो डेंगू के जो केसेज हैं, चिकनगुनिया के जो केसेज हैं वो वहाँ पे भी आए हैं। तो वहाँ पे भी अथॉरिटीज़ ने आप देखिए कि कोशिश किया था कि उसको कम है वो किया जा सके। फिर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे न्यूज़ है वो मेंशन है। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ क्या है कि हमास नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ पे ऑपरेट करता है, गजा स्ट्रिप के वहाँ पे, उसका जो पॉलिटिकल ब्यूरो है उसके एक चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में है कि पॉलिटिकल ब्यूरो के जो चीफ हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट है वो किया गया है। अब ये जो पर्सन है, जब इजराइल के साथ में हमास और इजराइल का आप देखिए कि जब डिस्कशन हुआ करता था कि वहाँ पे कैसे पीस को इस्टेब्लिशमेंट में लाया जाए, तो उसके नेगोशिएटर के रूप से ये पर्सन है वो हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मर पॉलिटिकल ब्यूरो के जो चीफ हैं उनको आप देखिए कि 2024 में इजराइल ने आप देखिए कि उनको एलिमिनेट कर दिया था, उनको असैसिनेट है वो कर दिया था। तो ये तो इजराइल के बारे में हुआ, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ के बारे में हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो हमास नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो विंग है जो कि डिफेंस विंग है या उनका जो आर्म्ड विंग है, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया है इन पर्सन का जो पॉलिटिकल ब्यूरो के अंदर में अपॉइंटमेंट के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के वहाँ पे एक और न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में, कुछ इजरायली पर्सन हैं जो एक मार्च को कैरी आउट किए हैं कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गजा स्ट्रिप का जो एरिया है वहाँ पे उनका जो रिटर्न किया जाए, वहाँ पे उनके जो सेटलमेंट्स हैं उनको सेटल है वो किया जाए। अब वहाँ पे इलेक्शन भी होने वाले हैं, इजराइल के वहाँ पे इलेक्शन भी होने वाले हैं, और इस तरीके से जो मार्च है वो पॉलिटिकल भी आप देखिए कि इंस्पायर हो सकता है वहाँ के पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग में। तो लोगों के द्वारा मार्च ये किया गया कि गजा स्ट्रिप में उनका जो सेटलमेंट्स हैं वो फिर से किया जाए जो उनका पहले हुआ करता था। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका स्टेटमेंट ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। हॉर्मुज के बारे में स्टेटमेंट क्या है? उनका स्टेटमेंट ये है कि जो सभी कंट्रीज़ हैं, ईरान ने जिस तरीके से इसको ब्लॉकेज किया है माइंस की वजह से, आप देखिए कि कुछ ऑयल टैंकर्स हैं उनका भी वहाँ पे जो सी माइंस है उनसे एक कोलिजन होने की वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ है। तो यहाँ पे सभी कंट्रीज़ हैं वो इस डिसीजन के अगेंस्ट में एक यहाँ पे डिसाइड करें और ईरान के अगेंस्ट में आप देखिए कि एक्शंस को कैरी आउट करें। पहले भी US ने जो नाटो का जो फोर्सेज है उनको इनवाइट किया था, नाटो का फोर्सेज वहाँ पे नहीं आए थे, और अब जब नाटो का मीटिंग हुआ उस दौरान में US ने उनके एक्शंस के बारे में कहा था कि आप उस समय आए नहीं थे, जो कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म हुआ करता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। फिर आप देखिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर में है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका में है। कोंगो के अंदर में इबोला का जो आउटब्रेक हुआ है, जो यहाँ पे नया वेरिएंट है जिसका वैक्सीन है वो नहीं है, नया वेरिएंट है जिसका वैक्सीन है वो नहीं है। अब आप देखिए कि इसके अंदर में 900 के आसपास जो पर्सन है उसका कैजुअलिटी हो चुका है, और हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो भी इसका पार्ट हैं, हेल्थ वर्कर्स भी इससे इम्पैक्ट हैं वो हुए हैं। डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोंगो के वहाँ पे आप देखिए कि जिस एरिया में इसका जो केसेस ज़्यादा आए हैं, जहाँ पे आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो उस एरिया को कंट्रोल किया करते हैं, उस एरिया के अंदर में आप देखिए कि गोल्ड का जो माइनिंग है वो भी हुआ करता है। तो ऐसा वो इटूरी प्रोविंस नाम का एरिया है जहाँ पे गोल्ड का भी माइनिंग है, आर्म्ड ग्रुप भी उसको कंट्रोल करते हैं, इस वजह से भी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है हेल्थ वर्कर्स के लिए।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनका जो स्टेटमेंट आया था कि जब नेतन्याहू यूएन का मीटिंग के लिए वहाँ पे आएंगे तो वो डिसीजंस को ले सकते हैं, क्योंकि 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको वॉर क्राइम के अंदर में आप देखिए कि उनको बताया था कि ये वॉर क्राइम इनके द्वारा कमिट किए गए हैं, तो जिसको यूएस प्रेसिडेंट ने डिसमिस किया है इन क्लेम्स को यहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, बेब अल मंदाब के बारे में है, कि जो बेब अल मंदाब नाम का जो स्टेट है, बेब अल मंदेब नाम का जो स्टेट है, जो कि रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ आदेन के साथ में, और अरेबियन पेनिनसुला का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्टर्न पार्ट में है। यहाँ पे आप देखिए कि यमन नाम का जो नेशन है जिसके अंदर में कौन है, होती रेबल ग्रुप जिनको ईरान बैक करता है, वो उनका प्रेजेंस है वहाँ पे। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में फिर सऊदी नाम का जो कंट्री है उसका एरिया शेयर होता है। अब इनका कोशिश ये है कि इसको जब कंट्रोल किया जाए, यहाँ पे 12% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो इस एरिया से पास करता है, और सऊदी का जो बेसिकली जो ट्रेड है उसको कंट्रोल है, वो जो रेड सी में उनका गेटवे है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये क्यों करना है, कि ये इस वजह से करना है, रिसेंटली जब ईरान के जो चीफ हैं जिनका कि लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाने वाले थे, जो उनके सुप्रीम लीडर को जो उनका फ्यूनरल वहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला था, तो उस समय आप देखिए कि एक प्लेन यहाँ से गया था यमन से, जिसको सऊदी ने टारगेट किया था, यमन से जो प्लेन है उसको टारगेट किया था। उसके बाद में फिर से सऊदी और होतीज की जो कन्फ्लिक्ट है वो इमर्ज है, वो हुआ है। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में है, फिर से वहाँ पे बेलग्रोड का जो एरिया है रसिया के अंदर में, उसको यूक्रेन ने टारगेट किया है, यूक्रेन के एरिया को रसिया ने यहाँ पे टारगेट किया है। साउथ चाइना सी के बारे में है, 2016 का जो जजमेंट है जिसको वहाँ के कंट्रीज कोट करते हैं, चाइना उसको बेसिकली कंसिडर नहीं करता है, और साउथ चाइना सी के मैक्सिमम एरिया में चाइना अपना कंट्रोल बताया करता है, फिलीपाइंस के साथ में उनका यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एरिया है जिसके ऊपर में, जिसको यहाँ पे चाइना ने क्लेम बताया, जो कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे हुआ है। और आप देखिए कि यहाँ पे हंगरी के बारे में है, हंगरी नाम का जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे अर्लियर प्रेसिडेंट को जब रिमूव किया गया था तो वहाँ पे एक चेस के जो लीजेंड थे उनको एज ए प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के बारे में था, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया है कि वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट है, वो नहीं होंगे। फिर आप देखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज में क्या बताया गया कि जब समर का समय था, मई के मंथ के समय में, तो हमारे कंट्री का जो एनर्जी डिमांड है, कि 19 गीगावाट के आसपास इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स के कंपैरिजन में। अब ये कितना है, यहाँ पे ये डिमांड है बेसिकली 270.8 गीगावाट। अब ये डिमांड है, तो ये क्या शो करता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, चाहे एयर कंडीशंस उनको यहाँ पे यूज करना हो, पॉपुलेशन का इंक्रीज है उसको भी ये बताता है। तो स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर में यहाँ पे लंबे समय तक जो एनर्जी है उसको हम स्टोरेज कर सकें, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज का जो फैसिलिटी है वो होना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज का जो फैसिलिटी है वो होना चाहिए, तो उसके बारे में अल्टीमेट इस जो आर्टिकल है उसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सुंदरबन का एरिया है जहाँ पे इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो स्नेक्स हैं, उनको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था डिफेंस फोर्सेज ने। अब वहाँ पे आप देखिए कि जो फेंसिंग के बारे में बताया गया है कि उसको बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा सके हमारे बॉर्डर एरिया को, सुंदरबन जहाँ पे डिफ़िकल्ट टास्क है फेंसिंग करना भी, क्योंकि मैंग्रोव्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनका वहाँ पे प्रेजेंस है। तो ये उसी के बारे में है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को कैसे वहाँ पे डील हैं वो करेंगे, वो जिससे हमारे बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट है वो किया जा सके। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क जो दिया गया है वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।